हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 की पोयम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोयम की थीम, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा और लास्ट में हम ड्रॉ करेंगे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये जो हमारी पोयम है कीपिंग क्वाइट, इसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। पैब्लो नेरूडा कौन थे? ही वॉज अ चिलियन पोएट। ठीक है, तो चिलियन लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो दिस पोयम कीपिंग क्वाइट वॉज ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश विच वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे जो पैब्लो नेरूडा है, ही हैज ऑल्सो वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। तो दोस्तों, इस पोयम की थीम क्या है? इस पोयम में कीपिंग क्वाइट में हमको बेसिकली 4 पॉइंट याद रखने, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, माइंडफुलनेस एंड हीलिंग। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, स्पेक्शन का मतलब क्या होता है? हम जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है हमको खुद को एग्जामिन करना है, खुद के थॉट्स को, खुद के आइडियाज़ को, खुद के फीलिंग्स को। क्योंकि हम जिंदगी में इतना ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिला है खुद को समझने का, खुद को एग्जामिन करने का। इसीलिए हमारे पोएट बोलते हैं कि हमको कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए शांत रहना है और खुद को एग्जामिन करना है। सेकेंड पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो का मतलब है पास्ट को देखना और स्पेक्शन का मतलब है चेक करना, एग्जामिन करना। तो हमको अपने पास्ट की जो एक्शंस है उसको एग्जामिन करना है, क्योंकि हम जिंदगी में इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, हम पीछे पलट के देख ही नहीं रहे हैं कि हमारी एक्शंस का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए हमारे जो पोएट हैं पैब्लो नेरूडा, वो बोलते हैं कि हमको कुछ मोमेंट्स का पॉज लेना है, कुछ सेकंड के लिए क्वाइट रहना है, काम रहना है और पीछे हमारा बीता हुआ कल जो है उसको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है टू बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी आज के दिन को जीना, आज के पल को जीना। अब हम लाइफ में इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जी रहे हैं। या तो हम आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, या तो हम बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि कुछ मोमेंट शांति के होना चाहिए, जब हम खुद को अपलॉड करें और ये देखें कि इतनी सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के पीछे हमने क्या खो दिया है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हीलिंग। हीलिंग का मतलब है वापस से ठीक होना, हेल्दी होना, सेहतमंद होना। ठीक है, अब हम लाइफ में इतना जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज भी चल रही है, इंजन्स भी चल रहे हैं, मशीन्स भी चल रही है, फॉरेस्ट कट के बिल्डिंग्स बन रही है। तो क्या हो रहा है? एक तो हम अपना मेंटल बैलेंस भी खोते जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ हम नेचर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या होगा? जब हम कुछ मोमेंट का पॉज लेंगे तो हीलिंग होगी। हीलिंग किसकी होगी? ह्यूमन बींग्स की भी होगी और नेचर की भी होगी। तो यही हमारे जो पोएट हैं इस पोयम के थ्रू हमको मैसेज देना चाह रहे हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द पोयम स्टैंजा बाय स्टैंजा। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है, एंड नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि हम सभी लोग 12 तक काउंट करेंगे और तब हम सभी लोगों को स्टिल होना है। अब यहाँ पे 12 का मतलब हमारे पोएट नहीं बता रहे हैं, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 12 कैन बी काउंटिंग नंबर्स, कैन बी नंबर ऑफ आवर्स, कैन बी नंबर ऑफ मंथ्स और कैन बी नंबर ऑफ ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिल का मतलब क्या है? हम सभी लोगों को साइलेंट हो जाना है, कुछ भी नहीं बोलना है, काम डाउन करना है और काम को रोक देना है। ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी इस धरती पे सिर्फ एक बार के लिए हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। अब हमारे पोएट ऐसा क्यों बोल रहे हैं लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज? क्योंकि हम अर्थ पे जितनी भी जगह जाएंगे हमको अलग अलग लोग मिलेंगे और अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलेंगे।
तो क्या हो सकता है कि लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है, ठीक है, एक रुकावट हो सकती है। इसीलिए हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे और साइलेंट रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 मोमेंट के लिए हम साइलेंट रहेंगे और अपने आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आर्म्स के 2 मतलब निकल रहे हैं, पहला हमारा बॉडी पार्ट और दूसरा वेपन्स। जब भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। एंड सेकेंडली वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जब कंट्रीज आपस में लड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, वेपन्स का यूज करती हैं। इसलिए हमारे पोएट बोल रहे हैं ना तो हमको किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ना ही हमारी जो कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ेंगी। और यही मैसेज हमारे पोएट इस स्टैंजा में हमको दे रहे हैं। दोस्तों हमारा स्टैंजा नंबर 2 है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब एक्सोटिक का मतलब क्या है? एक्सोटिक का मतलब होता है बहुत ही यूनिक होना, स्ट्रेंज होना और अनयूजुअल होना, ठीक है। तो ये जो हमारी मोमेंट है साइलेंस की, बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट है, यूनिक मोमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो रश है ना ही इंजन्स की आवाज़ है। रश का मतलब क्या होता है? सुबह अलार्म बजते ही सारे लोग उठ जाते हैं, अपने अपने काम पे लग जाते हैं और भागा दौड़ी करने लगते हैं। उनके पास ना तो खुद के लिए टाइम है ना ही दूसरों के लिए टाइम है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ साइलेंस रहेगी वहाँ पे कोई रश नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग शांति से बैठे हैं और खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। विदाउट इंजन्स का मतलब क्या है? ना तो मशीन्स की आवाज़ रहेगी, ना ही फैक्ट्रीज की आवाज़ रहेगी, ना ही कारों की आवाज़ रहेगी। तो ये बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। अब क्या होता है, सारे ही लोग अपने अपने काम में लगे हैं तो 10 लोगों का दिमाग 10 जगह लगा है, ठीक है। लेकिन अब हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, साइलेंस रख रहे हैं। तो अब सारे ही लोगों का जो माइंड है वो साइलेंस में लगा हुआ है। सारे ही लोग एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो बॉन्ड है वो अब स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसीलिए बोला है कि हम सभी लोग इस चीज़ में साथ रहेंगे, क्योंकि दिस इज अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट है। नेक्स्ट स्टैंजा इज, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। अब क्या होगा, फिशरमैन जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए मछलियाँ पकड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हम मोमेंट ऑफ साइलेंस रखेंगे तो क्या होगा, फिशरमैन मछली नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पे हीलिंग हो रही है और डबल हीलिंग हो रही है। फिशरमैन की हीलिंग होगी क्योंकि वो रोज रोज मछली पकड़ने निकल जाता था, उसको बिल्कुल भी अपने लिए और दूसरों के लिए टाइम नहीं होता था। लेकिन अब वो जब घर में रहेगा तो इंट्रोस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसकी खुद की भी हीलिंग होगी। और वेल्स जो हैं, जो पानी में मछलियां हैं, वो भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए जिएंगे, क्योंकि अब फिशरमैन उनको नहीं पकड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, डबल हीलिंग हो रही है, फिशरमैन की भी हो रही है और नेचर की भी हो रही है। और क्या, जो आदमी है जो सॉल्ट गैदर करता है, नमक इकट्ठा करता है, उसके हाथों को ठीक होने का मौका मिलेगा। अभी तक तो अपनी रोजी रोटी के लिए रोज घर से निकल जाता था, जल्दी 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 जल्दी, और सॉल्ट खट्टा करता था। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि इसके कारण उसके हाथों में कितने जख्म आए, कितना हर्ट हुआ है वो। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ साइलेंस रहेगा वो देखेगा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते मैं कितना खो गया कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे हाथों में चोट आई है, वुंड्स आए हैं। तो इस मोमेंट ऑफ साइलेंस में सभी लोगों को हीलिंग का मौका मिलेगा, ह्यूमन बींग्स को भी और नेचर को भी। और यही हमारे पोएट इस स्टैंजा में कहना चाहते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है। ग्रीन वॉर्स, वॉर्स का मतलब होता है युद्ध करना, और ग्रीन क्या होता है, हमारा नेचर। तो जब हम नेचर के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं,
अब नेचर के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ते हैं? डिफॉरेस्टेशन करके, माइनिंग करके, फिशिंग करके, लेटिंग द वेस्ट इनटू द रिवर। तो ऐसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ वॉर कर रहे हैं। अब इसको इनिशिएट कौन कर रहा है? दोज में आते हैं पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन, जो चाहते हैं कि दुनिया में उनका दबदबा बना रहे, पावर बना रहे, डोमिनेंस बना रहे। तो वो इन वॉर्स को इनिशिएट करते हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करके, केमिकल वेपन्स का यूज करके, मिसाइल्स का यूज करके ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जहां पे कोई सर्वाइवर ही नहीं बचता है। तो हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि ऐसी लड़ाई का, ऐसे वॉर का क्या फायदा है जहां पे कोई सर्वाइवर ही ना बचे। ठीक है। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब हम नए कपड़े कब पहनते हैं, साफ कपड़े कब पहनते हैं? जब हमारे जो पुराने कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो सोच है वो गंदी हो गई है, मैली हो गई है। उन कपड़ों पे खून के निशान हैं, इसीलिए अब हम क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब है पहला, न्यू थॉट प्रोसेस को अपनाना, न्यू अप्रोच को अपनाना और उन कपड़ों को पहनना जिसमें खून के निशान नहीं है। और उस थॉट प्रोसेस में हम किसी को भी अपना एनिमी नहीं मान रहे हैं, सभी को अपना भाई मान रहे हैं और एक भाईचारे और यूनिटी यानी ब्रदरहुड और यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो यही हमारे जो पोएट हैं इस स्टैंजा से हमको समझा रहे हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब हमारे जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको स्टिल होने का बोल रहा हूँ, साइलेंट होने का बोल रहा हूँ, काम रहने का बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इनएक्टिविटी मान लो। ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एन इनएक्टिव पर्सन एंड अ साइलेंट पर्सन। एक पर्सन जो साइलेंट है वो क्या कर रहा है? इंट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, माइंडफुलनेस और हीलिंग। और एक जो इनएक्टिव पर्सन है वो कुछ नहीं कर रहा है, लाइक अ डेड बॉडी। डेड बॉडी कुछ मूवमेंट नहीं करती है, वैसे ही जो इनएक्टिव पर्सन है वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। लेकिन जो साइलेंट पर्सन है वो खुद के ऊपर ध्यान लगा रहा है और दूसरों के ऊपर ध्यान लगा रहा है। और इसीलिए हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि तुम एक साइलेंट पर्सन को इनएक्टिव पर्सन से कंफ्यूज मत कर लेना। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, If we were not so single-minded about keeping our lives moving। सिंगल माइंडेड का मतलब है सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। हमारी एक्शन से दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड फॉर once could do nothing, perhaps a youth's silence might interrupt this sadness of never अंडरस्टैंडिंग ourselves। तो अब यहाँ पे हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हमको सैडनेस फील हो रही है क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स में इतना पागल हो गया है, हर चीज़ को वो पाना चाहता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी इमोशनल नीड्स को साइडलाइन कर दिया है। अब वो ना तो अपने इमोशन शेयर करता है, ना ही दूसरों के इमोशंस को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसको बहुत ही सैडनेस फील हो रही है और वो खुद को समझ नहीं पा रहा है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विथ डेथ। अब इंसान खुद को डेथ के साथ कैसे थ्रेटन कर सकता है? जब वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, जिसके कारण वो खुद ही को डेथ के साथ थ्रेटन कर रहा है। और दूसरा, वो अपने मटेरियल नीड्स को फुलफिल करने के कारण फैक्ट्रीज चला रहा है, मशीन चला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहा है। और अगर कल नेचर को कुछ हो जाएगा तो हम भी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। तो दोस्तों हमारे जो पोएट हैं वो बोलते हैं कि जब हम थोड़े टाइम का साइलेंस रखेंगे तो हम खुद को भी समझ पाएंगे और हम इन्वायरमेंट को कम पल्यूट करेंगे।
तो यहाँ पे दोनों की ही हीलिंग होगी, ह्यूमन बीइंग की भी और नेचर की भी। और इसी तरीके से हम ये जो प्रॉब्लम है ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ को सॉल्व कर पाएंगे, और यही हमारे पोएट इस स्टैंजा में बताते हैं। दोस्तों हमारी लास्ट फ्यू लाइंस हैं, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count to 12 and you keep quiet and I will go. तो दोस्तों हमारे पोएट बोलते हैं कि जो पेशेंस रखना है, कामनेस रखना है, हम किससे सीख सकते हैं? अर्थ से सीख सकते हैं, या अर्थ हमें सिखा सकता है। कैसे? अब इसके एग्जाम्पल दो हो सकते हैं, या तो सीजन हो सकता है और सीड हो सकता है। ठीक है, सीजन कैसे हो सकता है? बहुत सारे मौसम बदलते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब सब कुछ झड़ जाता है, पेड़ खाली हो जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद स्प्रिंग का सीजन आता है और वापस से सब कुछ अच्छा हो जाता है, नए पेड़ पौधे हो जाते हैं, फ्रूट्स आने लगते हैं। तो ऐसे हम सीख सकते हैं कि नेचर जो है, अर्थ जो है, कितना पेशेंस रखता है, कितना कामनेस रखता है, और उसके बाद कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है। और दूसरा एग्जाम्पल सीड का है, जब हम मिट्टी में एक बीज को डालते हैं तो थोड़े टाइम तक तो कुछ भी नहीं होता, हम भूल भी जाते हैं, लेकिन थोड़े पेशेंस के बाद, थोड़ी कामनेस के बाद, थोड़े साइलेंस के बाद उसमें से एक पौधा उगता है, थोड़े टाइम में वो पौधा बड़ा होता है और कुछ टाइम में वो फ्रूट्स देने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो मदर नेचर है वो कितने सुंदर तरीके से हमको सिखाती है कि जो मोमेंट ऑफ साइलेंस है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब लास्ट में हमारे पोएट बोलते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, आप सबको चुप रहना है, शांत रहना है, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि पोएट को लगता है कि उनको जो मैसेज कन्वे करना था वो आप तक पहुंच गया है। और ऐसे ही हमारी जो पोयम है वो खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोयम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 की वेरी इंपॉर्टेंट पोयम माय मदर एट 66, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस पोयम के थ्रू हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर करे हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये जो हमारी पोयम है माय मदर एट 66, इसको लिखा है कमला दास ने, जो अपने पेन नेम माधवी कुटी के नाम से भी जानी जाती हैं। कमला दास का जन्म हुआ था केरला, इंडिया में, एंड सो शी वाज एन इंडियन पोएट। अब जब हम इस पोयम की बात कर रहे हैं तो इसकी थीम में हमको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला, दिस पोयम इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशनशिप, यानी ये जो पोयम है बहुत ही खूबसूरती से माँ बेटी के रिश्ते को दर्शाती है, जहाँ पे हमारी जो पोएट है वो डॉटर है, और अब वो सडनली ये रियलाइज कर रही है कि मेरी जो माँ है वो एजड हो गई है और बूढ़ी हो गई। सेकेंडली, दिस पोयम टॉक्स अबाउट एजिंग एंड कंट्रोल्ड इमोशंस, क्योंकि पूरी ही पोयम में ये बात करी गई है कि पोएट को ये रियलाइज हो रहा है कि उनकी जो मदर है वो एजड हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, और अब किसी भी वक्त उनकी डेथ हो सकती है। अब जब हमारी पोएट ये रियलाइज कर रही है कि उनकी मदर बूढ़ी हो गई हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस जागते हैं। उनको डर भी लगता है, एंजाइटी भी फील होती है, लेकिन उनके दिल में कितने भी इमोशंस क्यों ना हो, वो अपने इमोशंस को चेहरे पर नहीं लाती हैं और स्माइल के साथ उसको छुपा लेती हैं। इसीलिए इमोशंस के साथ हमने जोड़ा है कंट्रोल्ड इमोशंस। तो आइए अब इस पोएम को और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी स्टार्टिंग के फ्यू लाइंस हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो दोस्तों, पोयम के शुरुआत में हमारी जो पोएट है कमला दास, वो बता रही हैं कि वो अपनी मदर से मिलने कोचिन अपने होम टाउन आई हुई थी, और अब वो जा रही हैं एयरपोर्ट। और कैसे जा रही हैं? कार से जा रही हैं, और एयरपोर्ट तक उनको अकम्पनी कर रही हैं पोएट की मदर। अब जब कार में
पोएट के पास उनकी मदर बैठी हैं, तो पोएट अपनी मदर को देख के उनको डिस्क्राइब कर रही हैं। क्या बोल रही हैं वो? डोज। डोज का मतलब है झपकी लग जाना, ठीक है। उनका मुंह खुला हुआ है और उनका फेस पीला पड़ चुका है। एशन का मतलब है पीला पड़ जाना ड्यू टू इलनेस और फियर और एंजाइटी, ठीक है। तो उनका फेस पीला पड़ चुका है और उन्होंने अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है विद दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। अब जब हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो वो पूरी पीली पड़ जाती है, वो लाइफ लेस होती है, एक्सप्रेशन लेस होती है, मोशन लेस होती है, कोई एक्टिविटी नहीं करती है और पेल और डल होती है। तो ये सारी क्वालिटीज कमला दास अपनी मदर के फेस पे भी देख सकती हैं और वो अब ये रियलाइज कर रही हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। वो चाहती है कि वो इस थॉट को हटा दें, उसको भूल जाएं, उसको इग्नोर करें, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं कि उनकी मदर जो है अब बूढ़ी हो चुकी हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट फ्यू लाइंस हैं, But soon put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब जैसा कि हमने डिस्कस करा, पोएट ये रियलाइज तो कर रही हैं कि उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं और अपना मूड चेंज करने के लिए वो कार की विंडो से बाहर देखती हैं। तो कार के विंडो से बाहर उनको क्या दिखता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। अब यंग ट्रीज का मतलब है जो ट्रीज है वो बहुत ज्यादा यंग है, युवा है, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से भागना। जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे स्प्रिंटिंग नाम का एक इवेंट भी होता है जिसमें सबसे पहले दौड़ के, बहुत तेजी से दौड़ के रेस को खत्म करना होता है। तो जब हमारे जो पोएट है वो कार के विंडो से बाहर देख रही हैं और कार स्पीड पे जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है वो भी भाग रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है यंग ट्रीज और मेरी चिल्ड्रन की, ये ऑपोजिट है हमारी पोएट की मदर की सिचुएशन से। कैसे? ये जो ट्रीज है बहुत ज्यादा यंग है, फुल ऑफ लाइफ, वाइटैलिटी, एनर्जी से भरी हुई है। तो पोएट याद करती है कि एक टाइम था जब मेरी मदर भी इन ट्रीज की तरह यंग हुआ करती थी, लेकिन अब वो डल हो चुकी है, टायर्ड हो चुकी है, एजड हो चुकी है, ठीक है। और स्प्रिंटिंग का मतलब है बहुत तेजी से भागना। तो जिस तरीके से पोएट ये देख रही है कि ट्रीज बहुत तेजी से भाग रहे हैं, उसी तरीके से वो याद कर रही हैं कि वो जो टाइम उन्होंने अपनी मदर के साथ बिताया था वो भी बहुत तेजी से बीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग बता रहा है कि हाउ फास्ट द टाइम हैज फ्लोन बाय। सेकेंडली, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। मेरी का मतलब है खुश होना, तो मेरी चिल्ड्रन भी ऑपोजिट है हमारी पोएट की मदर की सिचुएशन के साथ, क्योंकि ये जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी, वाइटैलिटी और यूथ से भरे हुए हैं, ऑपोजिट टू द पोएट्स मदर कंडीशन जो बहुत एजेड, डल और पेल हो चुकी हैं, ठीक है। और स्पिलिंग का मतलब होता है टू गेट आउट फ्रॉम अ प्लेस एंड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में एक पानी का ग्लास है और मैं उसे गिरा दूं, तो पानी जो अभी तक इस ग्लास में था वो स्पिल होके फ्लोर के अलग अलग डायरेक्शन में चला गया है। फैलना, बिखरना जिसे हम बोलते हैं। तो जिस तरीके से ये जो बच्चे हैं अपने घरों से निकल के बाहर ग्राउंड्स में फैल रहे हैं, बिखर रहे हैं, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हाउ हैप्पीली चिल्ड्रन मूव आउट ऑफ देयर हाउस टू मेक देयर रेस्पेक्टिव करियर्स। यानी बच्चे कितनी खुशी से अपने घरों से निकल के अपने करियर बनाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, जिस तरीके से ये जो बच्चे हैं खेलने के लिए अपने घर से निकल गए हैं। तो यहाँ पे यंग ट्री स्प्रिंटिंग और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग बोथ आर अ रिमाइंडर ऑफ द पास्ट। दोस्तों हमारी नेक्स्ट फ्यू लाइंस हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. अब हमारी जो पोएट है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और अब जो उनको ड्रॉप करने आई हैं उनकी मदर वो बाहर ही खड़ी हैं और हमारी पोएट सिक्योरिटी चेक के लिए अंदर चली गई हैं। अब सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो थोड़ी दूर से अपनी मदर को देख रही हैं और बोल रही हैं कि वो बिल्कुल वैन,
पेल दिख रही थी एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, यानी बहुत ही लाइफलेस, डल और पेल दिख रही थी एक लेट विंटर के मून की तरह। अब अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो इट इज द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, यानी विंटर सीजन जो होता है वो ईयर का लास्ट सीजन होता है जिसके बाद ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है। और विंटर जो होता है उसको हम मेजरली एसोसिएट करते हैं इनएक्टिविटी के साथ, बहुत ही डल पीरियड के साथ। सिमिलरली ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी ओल्ड एज के बाद जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। और जिस तरीके से विंटर बहुत ही इनएक्टिव पीरियड होता है उसी तरीके से हमारी पोएट की जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, ठीक है, इसलिए उनको विंटर के मून से कंपेयर करा है। अब यहाँ पे मून जो होता है विंटर का वो बहुत ज़्यादा डल और पेल होता है और उसका जो ग्लो है वो मिस्ट में छुप जाता है, ठीक है। फॉग और मिस्ट में वो जो मून है क्लियरली दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे खो जाता है। सिमिलरली हमारी पोएट की जो मदर है उनका जो यूथफुल नेचर था, जो ग्लो था, वो एज के कारण अब खो चुका है और धीरे धीरे वो भी मौत के करीब आ रही हैं और अब किसी भी समय उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए यहाँ पे पोएट ने कंपेयर करा है एक सिमिली के थ्रू एज अ लेट विंटर्स मून। और अब हमारी पोएट का जो बचपन का जाना पहचाना सा डर था वो वापस आ रहा है। बचपन में जब हमारी पोएट को उनकी मदर नहीं दिखती थी तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती थी, घबरा जाती थी, उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी मदर को खो देंगी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो वो डर है अब वो सच होने वाला है और अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो मेरा डर है बचपन का वो वापस आ रहा है। दोस्तों हमारी लास्ट फ्यू लाइन्स हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो दोस्तों हमने डिस्कस करा कि हमारी जो पोएट हैं कमला दास वो कितने सारे इमोशंस फील कर रही हैं। उनको फियर है, उनको एंजाइटी है, फियर ऑफ लॉस है, दुख हो रहा है कि उनकी मदर जो है अब एजड हो गई हैं, हो सकता है मैं उनको कल को ना मिल पाऊँ, लेकिन फिर भी वो क्या कह रही हैं, सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा आपसे जल्दी ही मिलूंगी। अब इसको कहने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, बिडिंग फेयरवेल। हमारी पोएट को ये कहीं ना कहीं पता है कि कल को हो सकता है वो अपनी मदर को ना देख पाए, इसलिए वो उनको अच्छे से गुड बाय विश करना चाहती हैं। सेकेंड, रीअश्योरिंग हरसेल्फ एंड हर मदर, यानी हमारी जो पोएट है खुद को भी समझा रही हैं और अपनी मदर को भी समझा रही हैं, रीअश्योर कर रही हैं कि हम फिर से मिलेंगे। एंड थर्ड, इन्फ्यूजिंग पॉजिटिविटी एंड होप, यानी वो अपनी मदर में एक होप डालना चाहती हैं, स्ट्रेंथ डालना चाहती है कि हम फिर से मिलेंगे। और अब वो लास्ट में बोलती है कि ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पे देखिए स्माइल को बहुत ज़्यादा बार लिखा है, जिसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रही हैं। पहला, वो क्या छुपा रही हैं, अपने फियर को, अपने पेन को, अपने इमोशन को, और उसको कैसे छुपा रही हैं, एक स्माइल के थ्रू। सेकेंडली, वो एक ब्रेव फ्रंट रखना चाहती हैं, वो अपनी माँ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती हैं, इसीलिए वो स्माइल कर रही हैं। और तीसरा, फसाड का यूज़ कर रही हैं। फसाड का मतलब होता है एक मुखौटा लगाना। तो उनके दिल में तो इतने सारे इमोशंस हैं अपनी माँ को लेके, नेचुरल सी बात है, एक बच्चा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होता है और वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता है, लेकिन वो अपनी माँ के सामने कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहती हैं, इसीलिए एक मुखौटा लगा लेती हैं, खुश होने का नाटक करती हैं, स्माइल करती हैं, और ऐसे ही हमारी जो पोयम है वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोएम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।